Okay, so today our topic is Karl Marx. Karl Marx, as far as I know कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत फेवरेट होता है, so इसलिए मैंने चूज किया कि कार्ल मार्क्स के बारे में आज पढ़ाया जाए। यूजुअली बहुत सारे टीचर्स जो हैं वो प्लेटो या अरिस्टोटल से स्टार्ट करते हैं, लेकिन मैंने कार्ल मार्क्स चूज किया। ओके, सो पढ़ते वक्त फिलोसफर्स जब भी हम पढ़ेंगे, हम फिलोसफर्स की बैकग्राउंड को जरूर देखेंगे। अच्छा, काइंडली अब आप लोग जो है ना वो म्यूट कर दें, क्योंकि मुझे कहीं से डिस्टॉर्शन आ रही है। ओके, सो अब काइंडली कोशिश कीजिएगा कि आप लोग माइक ओपन ना करें। जब भी हम फिलोसफर पढ़ेंगे तो हम उसकी लाइफ बैकग्राउंड का पढ़ेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द फिलोसफर्स का लाइफ बैकग्राउंड जब आप देखेंगे ना तो आपको ये बात समझ में आएगी, या उनके टाइम पीरियड पे होने वाली पॉलिटिकल कंडीशंस को देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से उनकी फिलोसफी समझ आएंगी। और ये भी समझ आएगी कि जो उन्होंने फिलोसफी एक्चुअली लिखी थी वो इसलिए लिखी थी क्योंकि वो स्पेसिफिक पॉलिटिकल कंडीशन से गुजर रहे थे, और उनको लगता था कि इन स्पेसिफिक पॉलिटिकल कंडीशन से बाहर निकलने का जो तरीका होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। उस बेसिस पे वो स्पेसिफिक पॉलिटिकल फिलॉसफी लिखते रहे। अब हम आ जाते हैं कार्ल मार्क्स पे। कार्ल मार्क्स जो है वो हमारे पास 1818 से 1883 तक का फिलॉसफर है। तो अपेरेंटली उस टाइम पे एनलाइटनमेंट एरा आ चुका था। अब कार्ल मार्क्स का अगर हम बैकग्राउंड देखें ना, सो बेसिकली कार्ल मार्क्स जो है वो हेगल से इंस्पायर्ड था। हेगल ने इससे पहले फिलॉसफी दी थी। अनफॉर्चुनेटली हम यहाँ से स्टार्ट करें तो हेगल की फिलॉसफी हमने नहीं पढ़ी हुई, वरना आपका ज़्यादा बेहतर तरीके से बैकग्राउंड यहाँ पे बन जाता। इसकी लाइफ के बारे में हम बात करते हैं तो इसने फिलोसफी, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री पढ़ी थी यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन से। और इसका एक फ्रेंड था जो कि बहुत अनपॉपुलर है। एक्चुअली उसको पॉपुलर होना चाहिए क्योंकि इन्होंने जितना भी काम किया एक साथ किया था, लेकिन कार्ल मार्क्स ज्यादा फेमस हो गया और वो नहीं हुआ। उसका नाम था फ्रेडरिक एंजल्स, और इसने जो है इसके साथ स्पेसिफिकली काम किया था डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म पे। इन्होंने बुक भी लिखी थी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जो इसकी मोस्ट फेमस बुक है, वो भी इसका को राइटर था। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि इसको एग्जाइल कर दिया गया था जर्मनी से, और जर्मनी से एग्जाइल होने के बाद ये यूरोपियन सिटीज में बहुत सारे रहा, और उसके बाद ये लंदन में भी रहा। सो इन सारे सिटीज में रहने के बाद इसने एनालिसिस बनाया कि जो भी हमारे पॉलिटिकल कंडीशंस होती हैं उसका बैकग्राउंड बेसिकली क्या होता है, मटीरियलिज्म। इसको ये बात समझ में आई कि पॉलिटिकल कंडीशंस कभी भी ऑटोमेटिकली जनरेट नहीं हो रही या हिस्ट्री की बेसिस पे जनरेट नहीं हो रही, जो कि एक्चुअली हेगल ने कहा था कि हिस्ट्री ने एक पैटर्न सेट किया हुआ है और उस पैटर्न की बेसिस पे हमारी पॉलिटिकल सिस्टम्स जो हैं वो ट्रांसफर होते हैं, चेंज होते हैं। लेकिन कार्ल मार्क्स कहते हैं कि ऐसा नहीं है। जो इसका एनालिसिस था लिविंग इन द वेरियस सिटीज, इसको लगता था कि मटेरियलिज्म की बेसिस पे होते हैं, और इसने उस मटेरियलिज्म को बहुत बेहतरीन तरीके से आगे एक्सप्लेन किया, जिसकी वजह से कार्ल मार्क्स बहुत से लोगों का फेवरेट भी है और कार्ल मार्क्स बहुत ज्यादा फेमस भी है। अच्छा जी, उसके बाद ही वाज द को फाउंडर ऑफ इंटरनेशनल वर्किंग मेंस एसोसिएशन। ही वाज वर्किंग फॉर वर्कर्स राइट्स के लिए ये काम करता था, और ये वेरी फर्स्ट इंटरनेशनल एसोसिएशन थी जो कि लेबर के लिए काम कर रही थी। ये 1864 में बनी थी और उसके बाद 1883 में लंदन में इसका इंतकाल हो गया। अब इसके कुछ आइडियाज देख लेते हैं जो कि बहुत फेमस थे और जिनकी वजह से इसको आज तक जाना जाता है। इसको कहते हैं मार्क्सिस्ट टर्मिनोलॉजी। अब हम इसके आगे फिलॉसफी पढ़ेंगे ना तो उसमें आप कुछ टर्मिनोलॉजी देखेंगे जो कि हमारी इंग्लिश से हट के होगी। इंग्लिश लैंग्वेज जो जनरल इंग्लिश लैंग्वेज है हमारी, उससे हट के होगी। इसने कुछ ऐसे वर्डिंग जो है वो यूज़ की थी अपनी फिलॉसफी में, उसे मार्क्सिस्ट टर्मिनोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद इसने एक कॉन्सेप्ट दिया था, कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू ऑफ फॉर्म। वो बेसिकली वैल्यू ऑफ फॉर्म का कॉन्सेप्ट ये था कि लेबर को किस तरीके से चार्ज या पेमेंट करनी चाहिए, क्या वैल्यू है, प्रोडक्ट्स की क्या वैल्यू है। उस वजह से भी ये बहुत फेमस था। डेफिनेटली वर्कर्स राइट्स के लिए तो ये काम कर रहा था, लेकिन इसने वैल्यू फॉर्म का जो कॉन्सेप्ट दिया उसकी वजह से भी ये फेमस था। उसके बाद इसने क्लास कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात की, वो भी अभी हम आगे जाके देखेंगे। उसके बाद इसने बात की कि क्लास कॉन्फ्लिक्ट जो आ रहा था, बेसिकली क्लासेस को मेंटेन रखने के लिए क्या किया जा रहा था, वर्कर्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। तो उसके बारे में भी इसने कॉन्सेप्ट लिखा।
उसके बाद इसने लिखा कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिस्टिक हिस्ट्री, जो कि इसका मेजर कॉन्सेप्ट है, वो भी हम आगे चल के देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने इसके बुक्स के नेम्स जो हैं वो ऐड किए हैं, ये फॉर एमसीक्यूज पर्पस है। इसको याद करने की मतलब आप लोगों ने इसको एक दफ़ा गो थ्रू कर लेना है। डेफ़िनिटली आप लोगों ने एक दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा देखेंगे तो ऑटोमैटिकली याद हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि इस पे मेहनत करने लग जानी है, इसको मेंशन करना है या क्या करना है। ये सिर्फ़ एमसीक्यू पर्पस के लिए है। मोस्ट फेमस बुक द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, उसके बाद दास कैपिटल, पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, जर्मन आइडियोलॉजी, उसके बाद ग्रंडरीज़ फाउंडेशंस ऑफ क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। अब हम आ जाते हैं इसकी फिलॉसफी पे। सो बेसिकली कार्ल मार्क्स ने 2 फिलॉसफीज़ दी। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि इसने हेगल की फिलॉसफी को कंटिन्यू किया था, उसकी एक्सटेंशन लिखी थी। लेकिन कहीं न कहीं ये फ्यूअरबैक से भी इंस्पायर्ड था। तो अगर इसकी इंस्पिरेशन हम देखें तो हम 2 लोगों का नाम लिखेंगे, एक लिखेंगे हेगल और दूसरा लिखेंगे फ्यूअरबैक। हेगल की फिलॉसफी हमारे सिलेबस में डिटेल में है तो हम वहाँ पे पढ़ेंगे। यहाँ पर अभी हम सिर्फ़ इसको वन लाइनर में एक्सप्लेन कर देती हूँ। हेगल की कौन-सी ऐसी फिलॉसफीज़ थी, जिसको इसने एक्सटेंड करके अपनी फिलॉसफी लिखी? वो थी हिस्टोरिकल डिटर्मिनिज़्म और दूसरी थी डायलेक्टिकल आइडियलिज़्म। हिस्टोरिकल डिटर्मिनिज़्म को अगर एक लाइन में मैं एक्सप्लेन करूँ तो हेगल कहता था कि हिस्ट्री का एक स्पेसिफिक पैटर्न है। हिस्ट्री पहले से ही प्री डिटर्मिन्ड है, ऑलरेडी डिटर्मिन्ड है और उसी पैटर्न पे हिस्ट्री ने चलना है। कभी भी पॉलिटिकल सिस्टम उस पैटर्न से हट कर नहीं चलेंगे। कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम उस पैटर्न से हट के नहीं चलेगा, ठीक है? सो उसके मुताबिक जब कभी मोनार्की होनी थी तो वो हिस्ट्री के पैटर्न के मुताबिक मोनार्की आई और जब कभी अरिस्टोक्रेसी होनी थी तो वो पैटर्न के मुताबिक आई, जब डेमोक्रेसी आनी थी तो वो पैटर्न के मुताबिक आई। ऐसा नहीं है कि उसमें किसी भी ह्यूमन का कोई एक्शन का इफ़ेक्ट हुआ हो, ठीक है? ये हेगल का कहना था। उसके बाद दूसरी इसकी फिलॉसफी थी डायलेक्टिकल आइडियलिज्म। डायलेक्टिकल आइडियलिज्म के मुताबिक हेगल कहता है कि जब भी हम किसी थ्योरी को पढ़ते हैं, तो वो थ्योरी एंड नहीं होती वहाँ पे। एक थ्योरी जब भी आती है, तो उसका कुछ अरसे बाद रिबटल आता है। रिबटल क्या होता है? जो कि उस थ्योरी में कुछ लूप होल्स फाइंड आउट करके एक बेहतर थ्योरी लेके आते हैं, जिसे एंटीथेसिस कहा जाता है। वो कहते हैं बात यहाँ भी खत्म नहीं होती। फिर जब देखा जाता है तो जो फिलॉसफी थ्योरी ए थी जो कि थीसिस था और जो थ्योरी 2 थी जो कि एंटीथीसिस था, एनालिसिस बनाने पे ये पता चलता है कि दोनों ही थ्योरीज़ गलत नहीं थी। जबकि उन दोनों की साथ-साथ चलाया जा सकता था। वो दोनों में कुछ न कुछ सच्चाई थी, दोनों में कुछ न कुछ एरर्स थे और कुछ न कुछ ट्रू नॉलेज थी और फिर उन दोनों को रिकंसाइल करके, कंबाइन करके एक तीसरी थ्योरी दी जाती है जिसे सिंथेसिस कहा जाता है। फिर वो कहता है कि ये सिंथेसिस भी खत्म नहीं होता, सिंथेसिस भी आगे चलता है। फिर इसका रिबटल आता है एंड सो ऑन, ये प्रोसेस चलता रहता है। सो अकॉर्डिंग टू हेगल ये प्रोसेस चलता रहता है जिसे डायलेक्टिकल आइडियलिज्म कहते हैं। उसके बाद हम आ जाता है फ्यूअरबैक। फ्यूअरबैक का कॉज़ एंड इफेक्ट थ्योरी के बारे में आपने सुना होगा। कॉज़ एंड इफेक्ट थ्योरी बेसिकली साइंस के स्टूडेंट्स को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी। फ्यूअरबैक ये कहता था कि एवरीथिंग हैज़ अ मटीरियल कॉज़ बिहाइंड इट। सो कॉज़ एंड इफेक्ट थ्योरी में वो कहता है कि जब भी कोई इफेक्ट होता है तो उसका कॉज़ क्या होता है? मटीरियलिस्टिक होता है। मटीरियलिस्टिक से क्या मुराद है? अब वो मटीरियलिस्टिक ज़रूरी नहीं है कि ही वाज़न्ट टॉकिंग अबाउट ओनली मनी, ही वाज़ टॉकिंग अबाउट मटीरियल, मैटर, कोई भी मैटर हो, वो साइंटिफिक स्टूडेंट्स को जैसे कि मैंने आपको कहा ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगी। मैटर कोई भी ऐसी चीज़ जो कि फिज़िकली इस दुनिया में मौजूद है। तो ये कहता है कि जब भी कोई इफ़ेक्ट होता है, उसका कोई ना कोई मटीरियल बैक एंड पे एज़ कॉज़ मौजूद होता है। अब कार्ल मार्क्स ने क्या किया? कार्ल मार्क्स ने इन दोनों की फिलॉसफीज़ को रिकंसाइल कर दिया। उसने क्या किया? हिस्टोरिकल डिटर्मिनिज़्म को मटीरियलिज़्म से कंबाइन किया और बना दी हिस्टोरिकल मटीरियलिज़्म। ठीक है? उसके बाद इसने इसको हमने डिटेल में पढ़ना है, अभी सिर्फ़ मैं आपको बता रही हूँ कि कौन-सी फ़िलॉसफ़ी के साथ इसने कौन क्या कंबाइन किया। फिर इसने डायलेक्टिकल आइडियलिज़्म के साथ मटीरियलिज़्म को कंबाइन किया और बना दी डायलेक्टिकल मटीरियलिज़्म। सो इसकी ये 2 बेसिक फ़िलॉसफ़ीज़ हैं जिसका हम पहले एक दफ़ा थोड़ा-सा बैकग्राउंड देखेंगे, उसके बाद हम सारे इसके पार्ट्स पढ़ेंगे और एंड पे मैं आपको बताऊँगी कि इन दोनों फ़िलॉसफ़ीज़ की जब क्वेश्चन आएगा तो आपने क्या-क्या हेडिंग्स यूज़ करनी है। पहले हम आ जाते हैं डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म पे। सो डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म में कार्ल मार्क्स कहता है
कि हम लोग जो है ना इस पे अप्लाई करेंगे सबसे पहले क्या डायलेक्टिकल आइडियलिज्म ऑफ हेगल, जिसमें वो कहता है कि एक थीसिस है, एक एंटीथीसिस, फिर एक सिंथेसिस। वो कहता है कि थीसिस ये था कि डायलेक्टिकल आइडियलिज्म है, हर चीज एक पैटर्न पे चल रही है, सारी थ्योरीज जो हैं वो साइंटिफिक कॉज से चल रही हैं, वो एक पैटर्न पे चल रही हैं। जबकि फ्यूअरबैक ने क्या कहा, पैटर्न पे नहीं चल रही, इनके बैक एंड पे कोई मटेरियल कॉज है। अब कार्ल मार्क्स ने क्या किया, कार्ल मार्क्स ने कहा कि ठीक है मैं मान लेता हूँ कि पैटर्न भी है और मटेरियल भी है। सो वो कहता है कि पैटर्न फिक्स्ड है, लेकिन वो पैटर्न जो है उसकी बेसिस एट द वेरी एंड मटेरियल ही होता है अगर एनालाइज किया जा सके। और इसकी इस फिलॉसफी को डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म कहते हैं। अब डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म की हम डेफिनेशन देख लेते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस भी मिलेगा आपको, और आपको ये भी बात मिलेगी कि हर चीज का मटेरियल कॉज होता है। सो कार्ल मार्क्स ने डिफाइन किया, रियलिटी इज अ कॉन्टिन्यूअस ट्रांसफॉर्मेशन इज in an evolutionary pattern from a physiochemical phase of the universe to a biological phase which terminates into a sociological phase। सबसे पहले तो इसने बात कर दी पैटर्न की। इसका मतलब ये कि यहाँ पर ये एग्री कर रहा है कि हेगल ने जो कहा था ना कि कोई पैटर्न है, वो पैटर्न फॉलो किया जा रहा है। एक्चुअली हमारी जो यूनिवर्स में जो कुछ भी हो रहा है वो एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर उसने मटीरियलिज्म भी प्रूव किया। मटीरियलिज्म कैसे प्रूव किया, उसने कहा कि बायोलॉजिकल फेज कहाँ से इनिशिएट हुआ। तो बायोलॉजिकल फेज की जब हम कॉज देखते हैं तो उसकी कॉज थी फिजियोकेमिकल फेज। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ ये फिजियोकेमिकल फेज किसको कह रहा है, बायोलॉजिकल फेज किसे कह रहा है और सोशियोलॉजिकल फेज किसे कह रहा है। फिजियोकेमिकल फेज ये उसको कह रहा है जब, अगर आप लोगों ने बिग बैंग थ्योरी पढ़ी हो, जब वो एटम बर्स्ट किया था फिजियोकेमिकल चेंजेस आ रहे थे, जब रिएक्शंस हो रहे थे, जब इस यूनिवर्स में लाइफ मौजूद नहीं थी, अभी मैटर बन रहा था, उस टाइम को ये फिजियोकेमिकल फेज कह रहा है। बायोलॉजिकल फेज ये उस फेज को कह रहा है जब लाइफ स्टार्ट हुई। सोशियोलॉजिकल फेज ये उस फेज को कह रहा है जब लोगों ने, लाइफ तो स्टार्ट हो गई, जब लोगों ने एक दूसरे के साथ सोशली रहना शुरू किया, सोसाइटीज जनरेट हुई, जब लोगों ने ये रियलाइज किया कि हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहना है और कुछ रूल्स को फॉलो करना है, ये उसको सोशियोलॉजिकल फेज कह रहा है। सो यहाँ पर उसने कहा कि बायोलॉजिकल फेज का मटेरियल कॉज क्या था, फिजियोकेमिकल फेज। अगर फिजियोकेमिकल फेज ना होता तो बायोलॉजिकल फेज आ ही नहीं सकता था। अगर फिजियोकेमिकल फेज में रिएक्शंस ना होते, इस तरह के रिएक्शन ना होते कि ऑक्सीजन जनरेट हो जाती, इस तरह के रिएक्शन ना होते कि वाटर दुनिया में मौजूद होता, तो कभी भी दुनिया में जिंदगी, लाइफ पॉसिबल नहीं थी। सो बायोलॉजिकल फेज का एक इफेक्ट है जिसका कॉज हमारे पास मटेरियल कॉज है, जो कि फिजियोकेमिकल फेज है। उसके बाद हम आ जाते हैं सोशियोलॉजिकल फेज पे। सो अगेन वो यहाँ पे कहते हैं कि सोशियोलॉजिकल फेज कभी भी नहीं बन आ सकता था अगर बायोलॉजिकल फेज ना होता। तो सोशियोलॉजिकल फेज का बैक एंड पे मटेरियल कॉज क्या है, बायोलॉजिकल फेज। अगर लाइफ ही ना होती तो सोसाइटीज कैसे बनती, अगर यहाँ पर इंसान ही मौजूद ना होते तो स्टेट कैसे आती यहाँ पे। सो ये पॉसिबल नहीं था। तो इसका सोशियोलॉजिकल फेज का मटेरियल कॉज क्या है, बायोलॉजिकल फेज। उसके बाद अगर हम इस पे अप्लाई करें थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस को, तो वो भी इस पे अप्लाई होता है। एक छोटी सी डेफिनेशन है जिसपे फ्यूरबैक का मटेरियलिज्म भी अप्लाई हो रहा है, हेगल का डायलेक्टिकल आइडियलिज्म भी अप्लाई हो रहा है, और यहाँ पर हमारे पास थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस भी आपको मैं दिखा देती हूँ अभी। वो कहते हैं फिजियोकेमिकल फेज जो है ना वो हमारी एक थ्योरी थी, थ्योरी नंबर 1, जिसे कहते हैं थीसिस। जब लोगों को लगता था कि ये रिएक्शंस जो है वो चलते रहेंगे, कभी खत्म ही नहीं होंगे, जबकि वहां पर लोग मौजूद नहीं थे, लेकिन एक क्यास आई थी। उसके बाद वो कहता है उसका रिबटल आ गया, जहां पर ये पता चला कि रिएक्शंस तो रुक गए हैं और बायोलॉजिकल फेज आ गया, यहाँ लाइफ आ गई। अब यहाँ पर पता चला कि ये दोनों फेजेस तो गुजर गए हैं, लेकिन इन दोनों फेजेस में कुछ ना कुछ रियलिटी थी और कुछ ना कुछ इसमें अनट्रू भी चीजें थी। फिर क्या हुआ कि इन दोनों को रिकंसाइल करके यहाँ पर फिजियोकेमिकल रिएक्शंस भी चलते रहे इस दुनिया में, बायोलॉजिकल फेज भी, लाइफ भी चलती रही और सोसाइटीज बना दी गई, और ये बन गया सोशियोलॉजिकल फेज, सिंथेसिस। थीसिस क्या था, फिजियोकेमिकल फेज, एंटीथीसिस क्या था, बायोलॉजिकल फेज, और थीसिस क्या, सिंथेसिस क्या बन गया, सोशियोलॉजिकल फेज। तो ये इसकी डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म की जो मुश्किल बात थी वो मैं अभी तक आपको समझा चुकी हूँ। अब हम इसके फीचर्स देखते हैं। अच्छा जी, अब हम इसके फीचर्स देखते हैं। तो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म में सबसे पहले वो कहता है कि डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म की
नेचर क्या है? डायलेक्टिकल है। डायलेक्टिकल से क्या मुराद है कि इसमें हमारे पास 3 डिफरेंट नोशंस होंगी, थीसिस, सिंथेसिस, एंटीथेसिस एंड सिंथेसिस, ठीक है? इसमें 3 डिफरेंट नोशंस होंगी जहाँ पर हमारे पास चेंजिंग कंडीशंस आती रहेंगी। हर फेज़ जो है वो एक डेवलपमेंटल फेज़ है जिसमें वो ये एग्री करता है कि एक थीसिस था, एंटीथेसिस आया, सिंथेसिस आया, उसके बाद सिंथेसिस जो है वो चेंज होगा, उसके बाद वो दोबारा थीसिस बन जाएगा, एंटीथेसिस बन जाएगा। ये बात आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से तब समझ आएगी जब आप लोग हेगल पढ़ेंगे। तो डायलेक्टिकल नेचर बेसिकली वो यहाँ पर समझा ये रहा था कि डेवलपमेंटल फेज़ में रहती है ये दुनिया, जिसमें हमेशा एक थीसिस होगा, एक एंटीथेसिस, एक सिंथेसिस, फिर थीसिस आएगा, फिर एंटीथेसिस, फिर सिंथेसिस। उसके बाद उसका सेकंड फीचर क्या है? मटेरियलिस्टिक फाउंडेशन। वो कहता है कि जब हम हिस्ट्री और सोसाइटी को बेहतर तरीके से एनालाइज़ करेंगे, तो हमें ये समझ में आएगी कि हिस्ट्री अगर किसी पैटर्न पे भी चल रही है, तो उसका एट द एंड मटेरियल कॉज़ था। हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई मैटर था, कोई ना कोई ऐसी चीज़ हुई थी, फिज़िकल चीज़ हुई थी। वो कोई ना कोई कंडीशन भी हो सकती हैं, मटेरियल कंडीशन भी हो सकती हैं, वहाँ पर कोई ना कोई हमारे पास कैश कंडीशंस भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? उसके बाद हमारी आ जाती है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, जिसमें वो कहता है कि वो एग्री करता है कि एक्चुअली हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हो रही है और ये एक पैटर्न को फ़ॉलो कर रही है, लेकिन किस बेसिस पे? मटेरियलिज़्म की बेसिस पे। और ये मटेरियलिज़्म आगे क्या कॉज़ कर रहा है? क्लास स्ट्रगल कॉज़ कर रहा है, सोशल चेंज कॉज़ कर रहा है, डेवलपमेंट लेके आ रहा है। इसके बारे में भी अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे। उसके बाद वो कहते हैं जो हमारा डायलेक्टिकल मटेरियलिज़्म है ना, वो यूनिटी ऑफ ऑपोजिट्स है। किस तरीके से यूनिटी ऑफ ऑपोजिट्स है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि थीसिस और एंटीथीसिस एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। वो कहता है कि जब भी कोई ऐसी चीज़ होती है ना, यूनिटी ऑफ ऑपोजिट्स के मुताबिक उसको लगता है जैसे कि रात होगी ना, तो रात के बाद एग्ज़ैक्ट उसका ऑपोजिट होगा, दिन आएगा। दिन होगा उसके बाद रात आएगी। तो ये दोनों एग्ज़ैक्टली ऑपोजिट है। तो साइकिल इस तरीके से चलता है कि एग्ज़ैक्टली ऑपोजिट चीज़ें एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, यूनाइटेड हैं, एक साइकिल में चल रही हैं। उसके बाद वो बात करता है ट्रांसफॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट की, जिसमें वो कहता है कि ये जो अप्रोच डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म की दी गई है, ये हमारी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन भी लेके आएगी और डेवलपमेंट भी लेके आएगी। सो इट वाज़ अ जनरलाइज्ड स्टेटमेंट। अब हम आ जाते हैं हिस्टोरिकल डिटर्मिनिज्म में। हिस्टोरिकल डिटर्मिनिज्म बहुत ईज़ी सी बात है, जिसमें वो कहता है कि आई एग्री। अब यहाँ पर थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस है। अब हिस्टोरिकल डिटर्मिनिज्म हेगल का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, जिसमें हेगल कहता है कि हिस्ट्री जो है ना वो एक पैटर्न को फॉलो कर रही है, और फियरबैक क्या कहता था कि हर चीज़ का मटेरियल कॉज़ होता है। तो यहाँ पर उसने सिंथेसिस का क्या दिया? हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, जिसमें वो कहता है कि आई एग्री कि हिस्ट्री एक पैटर्न को फॉलो कर रही है, लेकिन हिस्ट्री की बैक पे क्या कॉज़ है? मटेरियल कॉज़ है। यहाँ पर वो कहता है कि ऑल इंस्टीट्यूशंस ऑफ ह्यूमन सोसाइटी आर द आउटग्रोथ ऑफ इट्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज। बेसिकली यहाँ पर हेगल, कार्ल मार्क्स ने आके जिक्र किया इकोनॉमिक एक्टिविटीज का, जिसमें वो कहता है कि बेसिकली हमारी जितनी भी हिस्ट्री है वो ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी चेंज हुई है। जहाँ जो इकोनॉमिक एक्टिविटी लोग कर रहे थे, जो इकोनॉमिकली स्ट्रांग लोग थे, उन्होंने यहाँ पर गवर्नमेंट बनाई है। हमेशा उन लोगों ने गवर्नमेंट बनाई है। इकोनॉमिक एक्टिविटी की बेस पे हिस्ट्री चेंज हुई है, ठीक है? अब हम इसके भी फीचर्स देख लेते हैं। इसके फीचर में सबसे पहले हम लिखेंगे मटेरियलिस्टिक कंसेप्शन ऑफ हिस्ट्री, जिसमें हेगल ने बात की, सॉरी, कार्ल मार्क्स ने बात की कि हिस्ट्री जो है वो डिटरमिन्ड बाय मटेरियल होती है, ना कि डिटरमिन्ड बाय पैटर्न। पैटर्न पे चल रही है, लेकिन उसका मटेरियल कॉज़ क्या है? मटेरियल कॉज़ है, जो कि इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, और उसी की बेस पे हमारी सोसाइटीज़ डेवलप हो रही हैं। उसके बाद वो बात करता है डायलेक्टिकल प्रोग्रेशन की, जिसमें वो कहता है हिस्ट्री को भी जब हम देखते हैं तो हमेशा हमारे पास एक थीसिस होता है, एक एंटीथीसिस होता है, एक सिंथेसिस आता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूंगी, पाकिस्तान की अगर हम बात कर लें, तो हम थोड़ा सा पाकिस्तान बनने से पहले पीछे जाते हैं, तो क्या हो रहा था वहां पे कि यहाँ पर मोनार्किक सिस्टम था। किसका मोनार्की सिस्टम था? ब्रिटिश मोनार्की थी बेसिकली, ब्रिटिश राज था यहाँ पे। तो उसके बाद क्या हुआ कि इसका एंटीथेसिस आया, जिसमें इलीट्स की गवर्नमेंट बन गई। तो इनिशियल ईयर्स ऑफ पाकिस्तान जो है उसमें हम देखते हैं कि जो इलीट क्लास थी, उन्होंने गवर्नमेंट संभाली हुई थी। उसके बाद क्या हुआ? उसको सिंथेसिस आया, डेमोक्रेसी आ गई। जब भी हम हिस्ट्री को या सोसाइटी के चेंज को देखेंगे, तो ये एक पैटर्न पे चल रही होगी, जिसमें एक थीसिस होगा, एक एंटीथेसिस होगा और एक सिंथेसिस होगा। उसके बाद वो बात करते हैं क्लास स्ट्रगल डायनामिक्स की, जिसमें वो कहते हैं
हिस्टोरिकल डेवलपमेंट जितनी भी है ना, उसमें सबसे ज़्यादा मेजर रोल जो प्ले किया है वो क्लास स्ट्रगल ने किया है। क्लास स्ट्रगल की बेसिस पे सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हुई हैं और क्लास स्ट्रगल की ही बेसिस पे हिस्टोरिकल और सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशंस आई हैं। उसके बाद वो बात करते हैं इनएविटेबिलिटी ऑफ रेवोल्यूशन की जिसमें इसने कहा था कि कम्युनिज्म आएगा और कम्युनिज्म कभी भी कोई भी खत्म नहीं कर सकेगा, वो इनएविटेबल होगा और ये सॉल्यूशन क्या है, क्लासलेस सोसाइटी बनाने के लिए किया जाएगा। ठीक है, ये अभी हम आगे जाके देखेंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी। यहाँ पर सिर्फ फीचर्स बढ़ाने का मकसद ये है कि आपको पता हो कि इस क्वेश्चन में क्या लिखना है। उसके बाद वो बात करते हैं इकोनॉमिक बेस एज ड्राइवर, जिसमें वो कहता है कि हिस्ट्री की जो ड्राइव कर रहा था, जो डेवलपमेंट ड्राइव कर रहा था, वो क्या थी, इकोनॉमिक बेसिस थी। अब हम आ जाते हैं इसके कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट पे। सो कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट बेसिकली इसने जो दिया था वो सारा कुछ डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म और हिस्टोरिकल डिटर्मिनिज्म को ही एक्सप्लेन करने के लिए दिया था, लेकिन सेपरेट लिखा हुआ है। इसमें कुछ थ्योरीज हैं जो कि पढ़नी है, इंपॉर्टेंट है, तो वो अब हम देखेंगे। सो कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट में सबसे पहले बात आती है थ्योरी ऑफ सुपर स्ट्रक्चर की, जिसमें वो कहता है कि स्टेट जब भी बनती है ना तो किसी ना किसी बेसिस पे बनती है। अब वो बेसिस क्या होती है, वो बेसिकली सुपर स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब हम देखते हैं कि गवर्नमेंट एक बन गई, या गवर्नमेंट जो है वो कोई ना कोई सुपर स्ट्रक्चर लेके आएगी। सुपर स्ट्रक्चर वो कोई भी हो सकता है, वो रिलीजन हो सकता है, कोई एथनिसिटी हो सकती है, वो रॉयलिटी, रॉयल ब्लड, व्हाटसोएवर, कोई भी रीजन हो सकती है। जब भी कोई गवर्नमेंट बनाता है ना तो वो एक ना एक मैनिफेस्टो लेके आता है, चाहे वो डेमोक्रेसी का कोई कंट्री हो या मोनार्की का कोई कोई कंट्री हो। जैसे कि हम यूके की एग्जांपल ले लेते हैं। यूके के लोगों के माइंड में ये इंजेक्ट किया गया है कि रॉयल ब्लड ही रूल कर सकता है, अगर वो रूल नहीं करेगा तो यूके कभी भी टॉपल डाउन हो सकता है। ठीक है, तो वहां के लोगों ने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया और रॉयल रॉयल ब्लड की बेसिस पे उनको गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करने का मौका दिया जाता है। उसके पीछे कोई भी लॉजिकल रीजन नहीं है, तो सुपर स्ट्रक्चर के पीछे कभी भी कोई लॉजिकल रीजन नहीं होगा। सिर्फ उन सुपर स्ट्रक्चर को बेसिकली बनाया जाता है लोगों के इमोशंस को हिट करने के लिए, लोगों को ये बताने के लिए कि किन बेसिस पे गवर्नमेंट बनेगी, और लोगों के इमोशंस को डायरेक्ट जब हिट किया जाए तो लोग उसको सपोर्ट करते हैं। इसे कहते हैं सुपर स्ट्रक्चर। अब सुपर स्ट्रक्चर कोई भी हो सकता है, कल्चरल हो सकता है, पॉलिटिकल हो सकता है, कोई भी आइडियोलॉजीज हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ रॉयल ब्लड ही हो सकता है कि कोई रिलीजन की बेसिस पे बना रहा हो। ठीक है? अब सुपर स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या आता है? सबसे पहले चीज़ इम्पोर्टेंट ये है, इकोनॉमिक बेस होती है इसकी भी। तो मटेरियलिज़्म यहाँ पर भी आता है। क्यों? मटेरियलिज़्म यहाँ पर इसलिए आता है क्योंकि जब कोई बंदा आप अपनी सोसाइटीज़ में भी देखें, जो एक हमारे पास एलीट क्लास से बिलॉन्ग करता होगा या जो एक वेल सेटल्ड होगा, उसकी खानदान में भी ज़्यादा बात सुनी जाएगी, उसकी सोसाइटी में भी बात ज़्यादा सुनी जाएगी। ओहो! ओके, ठीक है। सो यहाँ पर इकोनॉमिक बेसिस होती हैं। जब भी सुपर स्ट्रक्चर बनाया जाता है ना, तो डेफिनिटली वो सुपर स्ट्रक्चर कौन बनाता है? कोई एलीट क्लास से ही बनाता है। सो सुपर स्ट्रक्चर के बनाने की बेसिस क्या होती है? इकोनॉमिक बेसिस ही होती हैं। ठीक है। उसके बाद रोल इन क्लास डोमिनेशन, डेफिनेटली। अब यहाँ पर सुपर स्ट्रक्चर जो बनेगा वो किस बेसिस बनेगा? डोमिनेंस की बेसिस पे बनेगा। अब वो क्लास डोमिनेट कर रही है, उसकी बात मानी जा रही है, उसका असर रसूख है सोसाइटी में, इस वजह से उसको अलाउ किया जाएगा कि वो लॉज को लेजिटिमेट कर सके, उनको अलाउ किया जाएगा कि वो इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश कर सके, कोई भी इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं। सो उनको ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्लास डोमिनेशन अलाउ किया जाता है कि वो सुपर स्ट्रक्चर डेवलप करें। उसके बाद आइडियोलॉजिकल कंट्रोल आ जाते हैं, जिसमें क्या होता है कि बेसिकली आइडियोलॉजीज इस तरीके से बनाई जाती हैं कि मैसेज, अब पॉलिटिकल साइंस में जब भी मैसेज का वर्ड इस्तेमाल होगा आप लोगों ने याद रखना है कि ये पब्लिक की बात हो रही है, कॉमन मैन की बात हो रही है। सो यहाँ पर आइडियोलॉजी इस तरीके से बनाई जाएगी कि जो डायरेक्टली लोगों के मैसेज के इमोशंस को हिट करे और मैसेज उनको सपोर्ट करें। तो डेफिनेटली जो हमारी रूलिंग क्लास है उन्होंने अपने रूल को लेजिटिमेट करने के लिए क्या करना है, मैसेज की फेवर, उनका सपोर्ट हासिल करना है। उनकी सपोर्ट हासिल करने के लिए क्या करना होगा कि उनकी जो भी, लेट्स सपोज पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, तो आप एम्प्लॉयमेंट कहो कि मैं तो इतनी नौकरियां दूंगा व्हाटसोएवर, इस तरह तो डेफिनेटली लोग अट्रैक्ट होंगे उस चीज से।
उसके बाद हमारा आ जाता है पोटेंशियल फॉर चेंज। तो डेफिनेटली सुपर स्ट्रक्चर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर अ चेंज, जहाँ पर हमारे पास गवर्नमेंट की में ट्रांसफॉर्मेशन भी आती है, ठीक है। अच्छा जी, ये एक हमारे पास डायग्राम है जिसमें हम देख रहे हैं कि ये एक साइकिल चल रहा है। बेसिकली हमारे पास इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर अब हम देखते हैं तो एक होते हैं फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, दूसरे होते हैं रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन कौन होगी? फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास वो हैं जिनके पास एसेट्स मौजूद हैं, जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो कि कैपिटलिस्ट हैं। अब उनके पास प्रोडक्शन के लिए चीजें मौजूद हैं, तो उनकी बेसिस पे रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन बनेंगे। रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन ये होते हैं कि कौन वर्किंग क्लास में होगा और कौन एलीट क्लास में होगा। अब किससे काम लिया जाएगा और उसको कितनी पेमेंट दी जाएगी, ठीक है। तो प्रोड्यूस कौन कर रहा है, मेहनत कौन कर रहा है? वर्किंग क्लास कर रही है, लेकिन क्योंकि एसेट्स अपर क्लास के हैं तो प्रॉफिट भी उनको हो रहा है। अब इस बेसिस पे क्योंकि जो हमारी लोअर क्लास है उनको जॉब्स चाहिए और वो अपर क्लास से जॉब्स ले रहे हैं, सो डेफिनेटली उससे क्या होता है, वो सुपर स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है, वो उनकी बात मानना शुरू कर देते हैं। तो वो कोई भी सुपर स्ट्रक्चर होगा और डेफिनेटली उसको सपोर्ट उनको सपोर्ट दी जाएगी और उनको सपोर्ट सपोर्ट की बेसिस पे वो बना लेंगे अगेन एक सुपर स्ट्रक्चर। अब इसकी एग्जांपल मेंशन कर लेते हैं, तो हम देखें तो पाकिस्तान में और इंडिया में रिलीजन कार्ड बहुत प्ले किया जाता है, ठीक है। हिंदुत्व पॉलिसी ऑफ इंडिया आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मोदी जो है उसकी बेसिस पे वोटिंग लेता है। उसके बाद सुपर स्ट्रक्चर ऑफ नेशनलिज्म अगर हम देखते हैं, तो नॉर्थ कोरिया में अगर आप देखें तो किम डायनेस्टी जो कि पहले होती थी, जबकि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया एक होते थे। तो नॉर्थ कोरिया में बेसिकली किम डायनेस्टी के फॉलोअर्स मौजूद हैं, जो कि ये मानते हैं कि अगर हमने उनको गवर्नमेंट से हटा दिया, तो क्या होगा कि हमारी नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट टॉपल डाउन हो जाएगी। तो सिर्फ नेशनलिज्म की बेसिस पे कि हमने इनके साथ लॉयल रहना है, गवर्नमेंट को वो हटाते ही नहीं है, हमेशा उन्हीं को वोट देते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ क्लास स्ट्रगल पे। तो क्लास स्ट्रगल क्या है और क्लास स्ट्रगल में हम क्या-क्या पॉइंट्स देखेंगे? यहाँ पर हमारे पास वो क्लास स्ट्रगल को जब उसने एक्सप्लेन किया, तो उसने कहा कि क्लास स्ट्रगल के 3 फेजेज़ थे, जिसमें से एक अभी तक नहीं आया, उसके कार्ल मार्क्स के मुताबिक नहीं आया था, कार्ल मार्क्स जब था। वो कहता है एक फेज़ था डायनामिक। डायनामिक कौन-सा था? जब कोई भी सोसाइटी नहीं बनी थी। जब लोग सिर्फ़ इस दुनिया में मौजूद थे, लेकिन ना तो सोसाइटी बनी थी, ना कोई एसोसिएशंस अलग-अलग रहते थे। उसके बाद आया प्री डिटरमिन्ड। डिटरमिन्ड में वो कहते हैं 2 क्लासेस मौजूद थी, एक अपर क्लास थी, एक लोअर क्लास थी। और उनके बीच में आपस में कॉन्फ्लिक्ट रहता था और स्ट्रगल चलती रहती थी, क्लास स्ट्रगल चलती रहती थी। फिर वो कहते हैं एक फेज़ आएगा जो कि इनेविटेबल होगा, जब कम्युनिज़्म आ जाएगा, जब वर्किंग क्लास की डिक्टेटरशिप आ जाएगी, तो वो इनेविटेबल होगा। अब इसने 3 फेजेस बता दिए, साथ ही उसने बता दिया डायनामिक फेज जो था वो थीसिस था, प्री डिटरमिन्ड फेज जो था वो एंटीथीसिस है और इनेविटेबल फेज जो आएगा वो सिंथेसिस होगा। अब कार्ल मार्क्स की यहाँ पर एक कोटेशन मौजूद है, ऑल पास्ट हिस्ट्री विद द एक्सेप्शन ऑफ प्रिमिटिव स्टेजेस वाज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। तो प्रिमिटिव स्टेजेस जो बात हो रही है वो डायनामिक फेज की बात हो रही है, जब कोई भी सोसाइटी मौजूद नहीं थी। तो वो कहते हैं प्रिमिटिव स्टेजेस को अगर हम निकाल के देखें ना, तो पूरी की पूरी हिस्ट्री में हमें सिर्फ क्या चीज नजर आती है? क्लास स्ट्रगल नजर आती है कि एक लोअर क्लास है, एक अपर क्लास है और वो आपस में स्ट्रगल कर रहे हैं। लोअर क्लास हमेशा ये स्ट्रगल करती रहती है कि मैं किसी तरीके से एलीट क्लास में चली जाऊं, और अपर क्लास हमेशा ये स्ट्रगल करती रहती है कि लोअर क्लास को कभी भी ऊपर नहीं आने देना। अब इसकी बेसिस क्या बनती है? इसकी बेसिस बनती है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म अगेन। यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट ही कहाँ से हुआ था? मटेरियलिज्म। जिसके पास एसेट्स थे, जो मटेरियलिस्ट जो हमारे पास कैपिटलिस्ट थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनकी बेसिस पे 2 क्लासेस बन गई। लोगों को 2 क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया और यहाँ पर रिलेशनशिप बन गया मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का। सोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन कौन थे? अपर क्लास, और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कौन थे? रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन कौन थे? लोअर क्लास थी। ये 2 क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया प्रोडक्शन को। उसके बाद वो कहता है 2 क्लासेस कौन-सी बनी? बोर्जोइस एंड प्रोलेटरिएट। जब मैंने शुरू में बात की थी कि कार्ल मार्क्स ने कुछ ऐसी वर्डिंग यूज़ की है जो आउट ऑफ इंग्लिश थी। तो बोर्जोइस ये कहता है अपर क्लास को और प्रोलेटरिएट ये कहता है लोअर क्लास को। तो यहाँ पर वो कहता है कि हमारी क्लास स्ट्रगल स्टार्ट ही यहाँ से हुई कि जो कैपिटलिस्टिक सोसाइटी थी, उन्होंने क्या किया कि अपनी क्लास को अलग कर दिया और प्रोलेटेरिएट को वर्किंग क्लास बना दिया और उनको पैसे देना शुरू कर दिए।
अब उनको एक्सप्लॉइट भी किया साथ-साथ। एक्सप्लॉइटेशन के अभी हम आगे देखेंगे किस तरह एक्सप्लॉइट किया। अच्छा जी, उसके बाद इसने कहा कि क्लास स्ट्रगल को मेंटेन रखने के लिए एक्सप्लॉइट और एलिनेशन की, ये हमने अलग से कॉन्सेप्ट पढ़ना है। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको ये बता देती हूँ कि इन शॉर्ट यही है कि उनको एक्सप्लॉइट इसलिए किया जाता था ताकि वो कभी भी सेविंग ना कर सकें। सेविंग कर लेंगे तो मे बी हो सकता है कि वो बिज़नेस कर लें, बिज़नेस कर लेंगे तो हो सकता है कि वो अपर क्लास में आ जाएँ। तो उनको हमेशा पावरलेस रखना है, उनको हमेशा लोअर क्लास में रखना है, तो इसलिए उनको एक्सप्लॉइट किया जाता था। अभी ये थ्योरी हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद रेवोल्यूशनरी चेंज, जो कि वो कहता है कि क्लास स्ट्रगल में क्या होगा एट द एंड, रेवोल्यूशनरी चेंज आएगा। जब लोअर क्लास ये रियलाइज़ करेगी कि वी हैव द पावर, हम चेंज ला सकते हैं, हम रेवोल्यूशन ला सकते हैं। तब क्या होगा, जो प्रोलेटरिएट क्लास होगी वो रेवोल्यूशन लेके आएगी और बोर्जुआज़ की गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करके, टॉपल डाउन करके एक क्लासलेस सोसाइटी बनाएगी। जो अभी हम आगे जाके देखते हैं क्लासलेस सोसाइटी कैसे बनेगी। क्लासलेस सोसाइटी जब बनेगी तो वो होगी डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटरिएट। इसमें डेमोक्रेसी का कोई रोल नहीं होगा। प्रोलेटरिएट बस अपनी गवर्नमेंट बना लेंगे और अपने रूल सेट कर लेंगे, उसी रूल्स पे चलेगी दुनिया। वो कहते हैं कि उस रूल पे जब चलेगी कम्युनिस्ट सोसाइटी होगी, जहाँ पर यूनिटी ऑफ एवरी प्रॉपर्टी होगी, यूनिटी ऑफ एवरी एसेट होगी, वर्किंग क्लास को उनके राइट्स दिए जाएँगे और जो जिस कैपेबल होगा उसको एक्सप्लॉइट करने के बजाय उसको उसके मुताबिक वेजेस दिए जाएँगे। ये कम्युनिस्ट सोसाइटी होगी और यहाँ पर हमारी हो जाएगी एंड ऑफ क्लास स्ट्रगल, जहाँ पे कम्युनिस्ट सोसाइटी बन जाएगी और यहाँ पर इक्वालिटी होगी, यहाँ पे कोई क्लास स्ट्रगल नहीं होगी, कोई क्लास डिफरेंसेस नहीं होंगे। अब यहाँ पर उसने कुछ क्लास स्ट्रगल को डिफाइन किया था कुछ इस तरह से। प्रिमिटिव कम्युनिस्ट सोसाइटी जो थी वो सोसाइटी थी हमारे पास जिसमें कोई भी लोगों ने सोसाइटी नहीं बनाई थी, स्टेट नहीं बनाई थी, जब लोग जंगलों में रहते थे बेसिकली, ये वो वाली सोसाइटी है। तो यहाँ पर तो कोई क्लासेस नहीं थी। लेकिन वो कहता है कि जब लोग जंगलों में रहते थे ना, लोगों ने ना चीज़ों को एक्वायर करना शुरू कर दिया था, एक्यूमुलेट करना शुरू कर दिया था। बहुत सारे लोगों ने मटेरियल्स, प्रॉपर्टीज़ अ मेटल्स, फूड, डिफरेंट चीज़ों को एक्यूमुलेट करना शुरू कर दिया था। अब कुछ लोग ऐसे थे जिन जो डरपोक थे, वो जानवरों से डर के चीज़ें इकट्ठी नहीं करते थे। अब हुआ क्या कि जो लोग डरपोक थे, उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया कि लोगों को फ़ॉलो करना शुरू कर दिया, किन लोगों को जिनके पास एसेट्स मौजूद थे। इस तरह हमारी पहली स्लेव सोसाइटी बनी। स्लेव सोसाइटी में क्या था, एक मास्टर थे, जिनके पास एसेट्स थे और दूसरे थे स्लेव्स, जो कि फॉर फूड सिर्फ़ उन लोगों को फ़ॉलो करते थे जो मास्टर थे, जिनके पास एसेट होता था, क्योंकि ये डरपोक थे और ये खुद से अपने लिए कुछ नहीं कर सकते थे। वो कहते हैं एज़ सून एज़ स्लेव्स ने ये रियलाइज़ किया कि हमें ये स्ट्रगल ख़त्म करनी है, हमें अब स्लेव्स नहीं रहना, हम अपने आप को गिरा रहे हैं और अब हमें कुछ और करने की ज़रूरत है। तो इन्होंने काम करने के बारे में सोचना शुरू किया। जैसे ही इन्होंने ये सोचना शुरू किया कि हम खुद से कोई काम करें, खुद से कमाएँ, तो जो एसेट्स वाले लोग थे, जो कैपिटलिस्ट लोग थे, उन्होंने क्या किया, स्लेव सोसाइटी ख़त्म करके फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी बना ली। उनके पास प्रॉपर्टी थी, उन्होंने कहा ठीक है तुम काम करना चाहते हो, हमारी ज़मीन है, एग्रीकल्चर तुम करो, कल्टीवेशन तुम करो और हम तुम्हें इसके पैसे देंगे, तुम्हारा काम हो जाएगा, हम प्रॉफिट कमाएँगे, हम भी हमारा भी काम हो जाएगा। तो इस तरीके से फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी बनी। यहाँ पर अपर क्लास जो थी वो लॉर्ड थी और उन्हें लॉर्ड्स कहा जाता था और जो लोअर क्लास थी वो सर्व थे, वो सर्व करते थे इनको। अब इनको भी ये रियलाइज़ हुआ कि एट द एंड हम लोगों को वेजेस तो दिए जा रहे हैं। बेसिकली यहाँ पर क्या होता था, इनको वेजेस नहीं दिए जाते थे, इनको उसके बदले जो कल्टीवेशन की जाती थी, वो चीज़ें दी जाती थी, प्रोडक्ट्स दी जाती थी, उनकी बेसिक नीड्स दी जाती थी। इनको ये रियलाइज़ हुआ कि हम तो अपनी अभी भी अपनी मर्ज़ी नहीं कर रहे। तो इन्होंने ये सोचा कि अब हम कुछ और करेंगे। एज़ सून एज़ इन्होंने ये सोचा कि हम कुछ और करेंगे, जो हमारे कैपिटलिस्ट लोग थे, उन्होंने क्या किया, कैपिटलिस्टिक सोसाइटी बना ली। इन्होंने कहा कि अब हम एग्रीकल्चर को खत्म कर देंगे, अब हम एक न्यू सोसाइटी बनाएँगे, न्यू सोसाइटी में क्या होगा, इंडस्ट्रीज़ होंगी। हम इंडस्ट्रीज़ लगा देते हैं और आपको जॉब पे रख लिया जाएगा, आपको पैसे दिए जाएँगे, उन पैसों का आप अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी करना। अब जो अपर क्लास थी वो कैपिटलिस्ट बन गई और जो लोअर क्लास थी वो वर्कर बन गई। अब यहाँ पर वो कहते हैं कि वर्किंग क्लास एट द वेरी एंड इतनी एजुकेटेड हो चुकी होगी, इतनी कॉन्शियस हो चुकी होगी कि ये रियलाइज़ करेंगे कि अब हमें इससे बाहर निकलना ही निकलना है और वर्किंग क्लास जो है वो रिवॉल्यूशन लेके आएगी। जब वो रिवॉल्यूशन लेके आएगी तो क्या होगा? डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटरिएट, यानी कि लोअर क्लास की डिक्टेटरशिप आएगी, जहाँ पर वो अपने रूल सेट करेंगे और वर्किंग क्लास को राइट्स दिए जाएँगे, जो भी जिस कैपेबल होगा उसको उसके वेजेस दिए जाएँगे।
और ये जो डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटरेट है इसे कम्युनिज्म कहा जाएगा। यहाँ तक तो कार्ल मार्क्स की फिलॉसफी खत्म होगी। इसके बाद मैंने एक और बॉक्स ऐड किया हुआ है सोशलिज्म का। सो कम्युनिज्म की लेटेस्ट फॉर्म जो है वो सोशलिज्म है, वो कार्ल मार्क्स की कम्युनिज्म से ही एक्सट्रैक्ट होकर निकली है। लेकिन सोशलिज्म इज समवट डिफरेंट, तो हम इसको डिफरेंटली अलग से हमने पढ़ना ही है। लेकिन अभी सिर्फ यहाँ पर आपने ये याद रखना है कि कार्ल मार्क्स ने सिर्फ कम्युनिज्म तक की बात की थी, सोशलिज्म की बात नहीं की थी। अब हम आ जाते हैं थ्योरी ऑफ एक्सप्लॉयटेशन पे। किस तरीके से एक्सप्लॉइट किया जाता था वर्किंग क्लास को ताकि वो हमेशा लोअर क्लास ही रहे। तो यहाँ पर दो तरीके थे, एक थी थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू और दूसरी थी थ्योरी ऑफ एलिनेशन। पहली ये थी थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू के लेट सपोज यहाँ पर तीन तरीके इस्तेमाल किए जाते थे। दो तरीके स्टैंडर्ड थे और एक वर्स्ट सिनेरियो था। पहला सिनेरियो क्या था? लेट्स सपोज पाकिस्तान की बात करते हैं। इस वक्त पाकिस्तान की जो हमारी स्टैंडर्ड सैलरी चल रही है वो 37,000 चल रही है, और पाकिस्तान में जो वर्किंग आवर्स स्टैंडर्ड है वो मैक्सिमम ऑफ 12 आवर्स हैं। वैसे जो रेगुलर वर्किंग आवर्स है वो 8 आवर्स हैं, यानी कि 8 आवर्स वर्किंग जो करता है उसको 37,000 देने चाहिए। अब यहाँ पर क्या होता था कि लोगों को एक्सप्लॉइट करने के लिए लो सैलरी दी जाती थी विद स्टैंडर्ड आवर्स। काम 8 घंटे ही लिया जा रहा है लेकिन 37 के बजाय उनको 30,000 सैलरी दी जा रही है। अब क्योंकि लोग अनएम्प्लॉयड हैं, लोगों ने डेफिनेटली लाइफ भी गुजारनी है, लोगों ने खाना खाना है, बेसिक नेसेसिटीज पूरी करनी है, तो वो मजबूरन जॉब्स करते थे, जॉब्स नहीं छोड़ते थे। उसके बाद हमारी दूसरी सिनेरियो आ जाता है। अब यहाँ पर अनाउंसमेंट हो गया 37,000। अब इनको समझ आ गई कि अब 37,000 तो देने पड़ेंगे। उन्होंने क्या किया कि 8 आवर्स की बजाय काम 12 आवर्स का कर दिया, 37 उनको 1000 उनको सैलरी देना शुरू कर दी। अब इससे क्या हुआ, उनका प्रॉफिट तो ज्यादा आ रहा है, काम ज्यादा हो रहा है, डेफिनेटली प्रोडक्ट ज्यादा बन रही है, प्रोडक्ट ज्यादा बन रही है, ज्यादा बेनिफिट हो रहा है, ज्यादा प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन सैलरी उतनी देनी पड़ रही है। तो यहाँ पर वर्कर्स से ज्यादा काम लिया जा रहा है, सैलरी बराबर दी जा रही है। अगेन किस लिए ये सब कुछ किया जाता था? ताकि उनको वो सिर्फ अपनी बेसिक नेसेसिटीज पूरी कर सकें और वो इतना थक जाएं कि वो कभी भी बिजनेस के बारे में सोच ही ना सके, कभी भी ऊपर आने का सोच ही ना सकें। अब आ जाती है तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन में उन्होंने कहा कि ये तो वर्स्ट कंडीशन, इनको कर दो, इस तरह कर दो कि जुल्म की इंतहा हो जाए। उसमें क्या होता था कि एक तो लो सैलरी दी जा रही है और आवर्स भी इंक्रीज्ड है, मतलब कि 37,000 की जगह 30,000 सैलरी दी जा रही है और आवर्स 8 आवर्स के बजाय 10 आवर्स या 12 आवर्स काम करवाया जा रहा है। सो कंप्लीटली उनको एक्सप्लॉइट किया जाए ताकि वो कभी भी अपर क्लास में ना आ सके। दूसरा तरीका एक्सप्लॉइटेशन का, दूसरा तरीका था थ्योरी ऑफ एलिनेशन। अब यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे लोग मौजूद हैं, मे बी कोई पेंटर होगा, कोई आर्टिस्ट होगा, कोई सिंगर होगा, कोई म्यूजिशियन होगा, लेकिन इन सब की जॉब्स ही अवेलेबल ना की जाए। क्या किया जाए? जो जिसकी यूनिक एबिलिटीज हैं वो जॉब्स ही क्रिएट ना की जाए। वो जॉब्स अगर क्रिएट होंगी, वो स्पेसिफिक काम करेंगे, ज़ाहिर-सी बात है वो उसमें एक्सपर्ट हैं, तो उसमें ग्रो करेंगे, जब ग्रो करेंगे तो डेफिनिटली हो सकता है इन फ्यूचर वो एलीट क्लास में आ जाएँ। तो उनको एलीट क्लास में तो आने नहीं देना लोअर क्लास को, तो क्या किया जाएगा? उनको उससे एलिनिएट कर दिया जाएगा। उनको वो जॉब्स प्रोवाइड ही नहीं की जाएँगी और एट द एंड बेसिक नेसेसिटी सबने पूरी करनी है, खाना सबने खाना है, कपड़े सबने पहनने हैं। तो एट द एंड वो क्या करेंगे कि ये सब कुछ छोड़ के, अपनी स्पेसिफिक एबिलिटीज़ को छोड़ के जॉब करना शुरू कर देंगे। किसकी जॉब करना शुरू कर देंगे? कैपिटलिस्टिक लोगों की जॉब करना शुरू कर देंगे, इंडस्ट्रीज़ में जॉब करना शुरू कर देंगे, फैक्ट्रीज़ में करेंगे, डिफरेंट जगहों पे करेंगे। सो उनको उनकी यूनिक कैपेबिलिटी से एलिनेट करके उनको स्पेसिफिक डायरेक्शन में अर्न करने का तरीका देना, जो कि स्पेसिफिक डायरेक्शन सेट बाय स्टेट होगी, सेट बाय गवर्नमेंट होगी। इस तरीके से एक्सप्लॉइट किया जाता था। उसके बाद वो कहते हैं थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन आ गया। अब थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन किस तरह आई? वो कहता है कि लोग एट द एंड ये रियलाइज तो करेंगे कि हम लोगों ने स्ट्रगल बहुत कर ली, अब हमें स्ट्रगल खत्म करनी है, अब हमें गवर्नमेंट बनानी है, हम लोग चेंज ला सकते हैं, पॉलिटिकल कॉन्शियस हो चुके हैं लोग। वो कहता है कि कम्युनिज्म का जो एसेंस है ना, जो ओरिजिन है, वो लॉ ऑफ क्लास स्ट्रगल है। क्लास स्ट्रगल खत्म होगी, रेवोल्यूशन आएगी, तभी कम्युनिज्म आ सकेगा। यहाँ पर मैंने एक फ्रेज लिखा हुआ है, बीइंग डिटरमिन्स नोइंग, ये बेसिकली फिलोसॉफिकल फ्रेज है। सो हो सकता है कि आप लोगों को समझ में नहीं है, तो मैं आपको इसको समझा देती हूँ। बीइंग कहते हैं फिलॉसफी में वजूद को, और नोइंग कहते हैं कॉन्शियस को। ठीक है, तो ये फिलोसॉफिकल फेज है, इसका कोई अगर आप एग्जैक्ट इंग्लिश मीनिंग देखेंगे तो समझ नहीं आएगा। तो वो कहता है कि वजूद वो है जिसके अंदर कॉन्शियसनेस है, जिसके अंदर कॉन्शियसनेस ही नहीं है वो वजूद ही नहीं है।
इन शॉर्ट वो कह रहे हैं लिविंग बीइंग ही नहीं है, वो एक ऑब्जेक्ट है, वो तो सब्जेक्ट है ही नहीं, जिसके अंदर कॉन्शियसनेस ही नहीं है। वो कहते हैं रेवोल्यूशन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? कॉन्शियसनेस। और जब आपके साथ पास कॉन्शियसनेस होगी ना, देन यू आर अ बीइंग, आप एक वजूद हैं, ठीक है? अब रेवोल्यूशन में वो कहता है कि हो क्या रहा है, सबसे पहले डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म आया, मटेरियलिज्म की बेसिस पे क्लास स्ट्रगल क्लास स्टेटस बन गया, एक लोअर क्लास हो गई, एक अपर क्लास। उसके बाद कैपिटलिस्टिक सोसाइटी जो थी उन्होंने एक्सप्लॉइट करना शुरू किया वर्किंग क्लास को। तो जब एक्सप्लॉइट किया, इतने इंतहा का एक्सप्लॉइट कर दिया कि उनको लो सैलरी विद इंक्रीज्ड आवर्स करवा रहे हैं, तो उनके अंदर कॉन्शियसनेस आना शुरू हो गई। उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि हम भी कुछ कर सकते हैं, हम रेवोल्यूशन लेके आएँगे, हम यूनाइटेड होके डिक्टेटरशिप बना सकते हैं। कॉन्शियसनेस आई तो उन्होंने रेवोल्यूशनरी एक्शन लिया। वो क्या था कि उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू किए अगेंस्ट बोर्जुआज़ यानी कि अपर क्लास के अगेंस्ट, और उनकी गवर्नमेंट टॉपल डाउन कर दी। गवर्नमेंट टॉपल डाउन करने के बाद इन्होंने अपनी सोसाइटी बना ली, और सोसाइटी बनाने के बाद कौन-सी सोसाइटी बनी? कम्युनिस्ट सोसाइटी बनी, जो कि डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटरिएट थी। ये इसका एक छोटा-सा फ्लो चार्ट है। उसके बाद हमारी आ जाती है इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म। ये एक सेपरेट सा टॉपिक है, जिसमें वो कहता है कि बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो डिटरमिन करती हैं हमारी सोशल बीइंग को। सोशल बीइंग क्या है कि हमारी सोसाइटी में क्या क्लास होगी, क्या स्टेटस होगा और सोसाइटी में हमारी कितनी इंपॉर्टेंस होगी। तो अगेन यहाँ पर वो कहता है कि हमारी सोशल एग्जिस्टेंस बेसिकली हमारी कॉन्शियसनेस को डिटरमिन करती है कि हम कितने कॉन्शियस हैं, हम बीइंग हैं या नहीं। तो यहाँ पर वो कहता है कि सबसे पहले इंसान कॉन्शियस होगा, तभी वो एक वजूद बनेगा ना, बीइंग तो तब वो बनेगा क्योंकि ये फिलॉसफी प्रूव करती है। वो कहता है कि वजूद तो वो बन गया, लेकिन ये ज़्यादा ज़रूरी था कि वो कॉन्शियस होके सोशल बीइंग बने। सोशल बीइंग जब वो बना तब उसको ये रियलाइज़ हुआ कि मेरा सोसाइटी में कोई स्टेटस होना चाहिए, और वो स्टेटस किस तरीके से था? इकोनॉमिक इवेंट था, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी की बेसिस पे था। तो यहाँ से जो हमारी लोअर क्लास थी, उसने ये रियलाइज़ किया कि वी नीड टू ग्रो इकोनॉमिकली। अगर हम चाहते हैं कि हम डिक्टेटरशिप बनाएँ, तो हमें इकोनॉमिकली ग्रो करने की ज़रूरत है। और यहाँ से ही वो कहता है कि स्ट्रगल स्टार्ट हुई थी लोअर क्लास की। अब इकोनॉमिक डिटर्मिनिज़्म की हम कुछ फीचर्स देख लेते हैं, जिसमें वो कहता है कि सबसे पहले इकोनॉमिक डिटर्मिनिज़्म है, जहाँ पर लोगों ने ये रियलाइज़ किया कि वी नीड टू ग्रो इकोनॉमिकली। तो वहाँ पे सबसे पहली जो हमारी ओरिजिन बनी, वो बनी सुपरस्ट्रक्चर। जहाँ पर लोगों की इकोनॉमिक कंडीशंस क्या हैं कि कौन लोअर क्लास है, कौन अपर क्लास है। जो अपर क्लास है उन्होंने अपना सुपरस्ट्रक्चर बना लिया, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। उसके बाद यहाँ पर इकोनॉमिक फोर्सेस कौन बन गए? यहाँ पर इकोनॉमिक फोर्सेस अपर क्लास बन गई, और रिलेशंस ऑफ फोर्सेस कौन बन गए? रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन कौन बन गए? लोअर क्लास बन गई, और इसी बेस पे डेवलपमेंट हुई, इसी की बेसिस पे सोसाइटी में चेंजेस आए। इस तरीके से क्लास स्ट्रगल हमारे पास कंटिन्यू हुआ, और एट द एंड मटेरियल कंडीशंस जो थी लोअर क्लास की, जिसमें उन्हें एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, उन्होंने उसके आइडियाज़ को इन्फ्लुएंस किया, और उनको ये बात समझ में आई कि मटेरियलिज्म बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं, वही हमारे पास हमारी सोसाइटी को, सोशल बीइंग को प्रूव कर सकती हैं। हमें सोशली स्टैंड कर सकती हैं, हमें सोशली रिकॉग्नाइज़ करवा सकती हैं। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं कि हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म और डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म आया, तो हमने उसपे कौन-कौन सी हेडिंग्स लिखनी है। दोनों की हेडिंग सेम है। इसमें आपने सबसे पहले बैकग्राउंड लिख लिया, जो कि हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि रिकंसिलिएशन किस-किस फिलॉसफी की हुई, उसके बाद इनके फीचर्स लिखने हैं, ठीक है? इनके अपने-अपने फीचर्स लिखने हैं। उसके बाद कॉमन हेडिंग्स है, जिसमें थ्योरी ऑफ सुपरस्ट्रक्चर, डॉक्ट्रिन ऑफ क्लास स्ट्रगल, थ्योरी ऑफ एक्सप्लॉइटेशन, थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन और इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, ये हमारे पास आएँगी।